Hello everyone. So in today's lecture I will be discussing about the warming up of Africa. Warming Africa. Continent experienced fourth warmest April month this year. So being the least contributor of the rising temperature, but the Africa continent has suffered the worst impacts of the climate change. So in this lecture I'll be telling you कि what are the reasons behind the warming up of अफ्रीका कॉन्टिनेंट, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या अफ्रीका को करना चाहिए अपने ये जो वार्मिंग अप हो रहा, जो टेम्परेचर अप हो रहा है उसके लिए अफ्रीका को क्या आपके डिसीजंस लेने चाहिए और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। This is a brief description about myself. I have done BTech in computer science, then I have done MTech in computer science, and I have worked as a big data analyst in Wipro for almost 2.5 years. This is my Instagram ID. If you want to follow me, you can follow me over there, and this is my Gmail ID. So, ये आपकी जो स्टडी है ये आपकी पब्लिश हुई है डाउन टू अर्थ में। डाउन टू अर्थ में जो आपकी स्टडी पब्लिश हुई है ये आपकी किसके द्वारा की गई है? ये स्टडी आपकी की गई है NOAA के द्वारा। अब ये NAAA क्या है मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक यूनाइटेड नेशन की क्या है, एजेंसी है। NAAA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको NAAA का क्या हो गया अभी फुल नेम पता चल चुका। तो डाउन टू अर्थ में जो स्टडी पब्लिश हुई है वो किसके बेसिस पे है? NAAA के। अभी इसमें देखिए ये यहाँ पे क्या है, NAAA ने क्या एक डेटा दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में रिकॉर्ड किया गया है अप्रैल को फोर्थ वार्मेस्ट ईयर। जो आपका सबसे पहले जो सबसे वार्मेस्ट अप्रैल मंथ था वो था आपका 2010 में, ठीक है। ये डेटा हम कब से देख रहे हैं? अफ्रीका हैज एक्सपीरियंस्ड फोर्थ वार्मेस्ट अप्रैल सिंस 1910 विद अ टेम्परेचर एनोमली ऑफ 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अफ्रीका का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है? 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस 1910। अब ये आपका टेम्परेचर एनोमली क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर एनोमली, देयर कुड बी अ टेम्परेचर इंक्रीमेंट एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर। तो आपका एक पर्टिकुलर क्या है, एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से आपका क्या है, एक लेवल है, उस लेवल से आपको ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और आपका एक टेम्परेचर क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका ने क्या एक्सपीरियंस किया, 1910 से 2021 तक 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। IPCC इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था WMO के द्वारा। तो IPCC हैज ऑलरेडी वार्न्ड अफ्रीका अबाउट द वार्मिंग अप ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट। तो IPCC ऑलरेडी वार्न कर चुका है किसे, साउथ अफ्रीका को। अब क्या रीजंस है कि साउथ अफ्रीका लीस्ट कंट्रीब्यूटर है आपका टेम्परेचर इंक्रीमेंट में, लेकिन वर्स्ट इम्पैक्ट किस पे दिखता है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे? एक तो जो अफ्रीका की जो लोकेशन है, इसके लैटिट्यूड्स, ये इसका क्या है मेन रीजन है। अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जो आपका टेम्परेचर अप हो रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सो द कॉन्सिक्वेंसेस आर, फर्स्ट वन इज द लॉस ऑफ इकोनॉमी। स्टडी कहती है कि जो आपका टेम्परेचर अप हो रहा है उससे आपका इकोनॉमी का लॉस होता है कम से कम 15 से 7 बिलियन डॉलर का पर ईयर। कितना लॉस हो जाता है? इतना लॉस हो जाता है अफ्रीका को। ऑब्वियस सी बात है, वाटर स्कैरसिटी विल बी देयर। अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है, इवेपोरेशन विल बी देयर, ट्रांसपिरेशन रेट आपका ज़्यादा हो जाता है, इवेपोरेशन रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर स्कैरसिटी आपका वहाँ पे आ जाएगा। अब वाटर स्कैरसिटी हो जाएगा तो डेफिनेटली फूड इनसिक्योरिटी विल बी देयर। क्यों? आपका एग्रीकल्चर आपका क्या करेगा, हैम्पर करेगा। आपकी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, वो हैम्पर करेंगी। तो वाटर स्कार्सिटी विल बी देयर, ये हो गया आपका फूड इनसिक्योरिटी। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर, माइग्रेशन विल बी देयर। सपोज किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन में आपका क्या हो जाता है, वाटर की स्कैरसिटी हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग क्या करेंगे, एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या करेंगे, आपके मूव करते जाएंगे। तो देयर विल बी अ पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। या डेफिनेटली देयर विल बी हेल्थ इम्पैक्ट्स।
जैसे आप लोगों को पता है कि जो अफ्रीका का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ही क्या है, थोड़ा खराब है, वो क्या है, पुअर कंडीशन में, वो इतना अच्छा नहीं है जैसे कि आपके यूएसए यूके जो आपकी बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या है, खराब है। तो अगर आपका हेल्थ इम्पैक्ट होता है, आपकी जब वाटर स्कार्सिटी है, फूड इनसिक्योरिटी है, तो ये सारी सिचुएशंस आपके मिलकर के क्या करती हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं क्या कर देती है, खराब कर देती है। डिजीज होने के चांसेस हैं, कैसे, टेम्परेचर अप हो जाता है तो मलेरिया हो गया, जैसे मेनिंगिटिस हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, डिजीज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। साइक्लोन्स, अभी देखो अफ्रीका का जो ये एरिया है, ज़्यादातर एरिया आप देखोगे जो इसका कोस्टल एरिया है सारा क्या है आपका, यहाँ पे वाटर है। अभी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज द सी लेवल हैज़ ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग, ड्रास्टिकली तो नहीं कहेंगे लेकिन सी लेवल इज गेटिंग इंक्रीज्ड। जब आपका सी लेवल इंक्रीज होता है तो जो आपके कोस्टल एरियाज हैं ये भी क्या होते हैं, आपके डिग्रेड होते हैं। जब ये आपके डिग्रेड होना शुरू करते हैं, टेम्परेचर भी आपका क्या है, अप हो रहा है, तो आपकी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। वैसे इस एरिया में आपके क्या होते हैं, साइक्लोन आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, आपके ज़्यादा हो जाते हैं। इस एरिया में आपके क्या आते हैं, हरिकेन का क्या, ये ठीक है, यहाँ पे आप साइक्लोन नहीं कहते हैं, साइक्लोन आपका इंडियन ओशन वाला पार्ट है, अटलांटिक ओशन में, और ये नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन में कोई भी अगर आपका साइक्लोन आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या, टेम्परेचर अप होता है तो आपके साइक्लोन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अफ्रीका ने एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन को क्या किया था, फेस किया था, इडाई नाम से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपका क्या था, डिस्ट्रक्टिव था, सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे साउथ अफ्रीका को क्या हो गया था, बिगड़ गया था। तो ठीक है, ये हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट चेंज आपका हैम्पर कर रहा है आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। नाउ व्हाट नीड टू बी डन, व्हाट नेक्स्ट? So South Africa need to focus on these points. First one is resilient building, यानी कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा उसको। अगर फ्यूचर में कोई भी आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अफ्रीका शुड बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद हो जाता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या लिखा है मैंने, RIS एग्रीमेंट नहीं, ये होगा रिसर्च, ये रिसर्च हो गया। ये आपका हो जाएगा क्या, सॉरी, अच्छा पेरिस एग्रीमेंट है, दिस इज पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट आपका कब साइन हुआ था, 2016 में। और उसके अंदर क्या था, जो भी कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया था उनको अपना क्या देना पड़ता था, अपनी INDCs अपनी क्या करनी पड़ती थी, डिसाइड करनी पड़ती थी। INDC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नेशनली इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे इंडिया के भी क्या है, इंडिया ने भी अपनी क्या कर रखी है, 3 INDCs दे रखी है। एक तो क्या, जो ग्लोबल 30 से 35% क्या करना है, 30 से 35% GDP का कम करना है अपना क्या, जो भी आपका रेजिलियंट बिल्डिंग को करना है। ठीक है, ये पॉइंट मुझे भी याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ही है, 30 से 35% अपने GDP का कुछ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दूसरा क्या है, 3 बिलियन टन कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है, यानी कि आपका जो फॉरेस्ट्रेशन है, जो भी आपकी ग्रीनरी वगैरह है उससे। और एक और है, ये 30 to 35% आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन है आई थिंक। ठीक है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी क्या है, ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इंडिया की क्या है, INDC सेट हो रही है। INDC सेट की इंडिया ने 2000 जब भी आपका 60 में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा, जो अडेप्टेशन मेजर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, या डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जब इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपकी कार्बन है, जिससे आपके क्या होता है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस आपकी जिससे बनती हैं, डेवलप होती हैं, कहीं ना कहीं उस पर क्या हो जाएगा, आपका इम्पैक्ट करेगा। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि ह्यूमन मेड फैक्टर्स जो भी हैं उन पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जैसे भी आप कह सकते हो
ज़्यादा से ज़्यादा या फिर आपको प्लास्टिक को कम यूज़ करके या प्लास्टिक के जगह पे कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है। ये पर्टिकुलर ये जो चीज़ें हैं ये केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है। मेरे हिसाब से जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री, उन सबको इन चीज़ों पर फोकस करने का क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर कि वाई द अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़ गेटिंग वार्मिंग अप और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन फ्यूचर और कैसे अफ्रीका को इसको क्या करना चाहिए, ट्रबल शूट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, या एंड प्लीज डू कॉमेंट एज वेल।